हाँ, तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत ख़ास लेवल पर लेकर जा रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मोटिवेट करते हुए 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि रख हौसला अब मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंज़िल के मुसाफ़िर, तुझे तेरी न मंज़िल भी मिलेगी और मिलने का आनंद भी आएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज की अपनी वीडियो बहुत ख़ास रहने वाली है क्योंकि आज हम सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के बारे में महत्वपूर्ण चर्चाएँ करने वाले हैं और वो महत्वपूर्ण चर्चा सिर्फ़ इतनी होगी कि पेपर में जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आते हैं, प्यारे साथी उन्हीं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में चर्चाएँ करेंगे। जो पेपर में आने की जिनकी संभावना है, वही क्वेश्चंस आपको बताऊँगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और प्यारे साथी ये जितने भी क्वेश्चन बताऊँगा, वो सीधे के सीधे बोर्ड एग्ज़ाम में छपेंगे। ठीक, एक-एक क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में छपेगा। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन छपेंगे। इस बात को ध्यान में रखें। ठीक है प्यारे साथी, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस खास एकदम बेहतरीन वीडियो जो कि आपका बेड़ा पार लगाएगी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। अपना पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। प्यारे साथियों, मेरी हल्की-सी तबीयत डाउन है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी के उत्साह को देख कर के आपकी परीक्षा नज़दीक आ रही हैं, उसी चीज़ों को देखते हुए उन चीज़ों को मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ आज। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ये आप सभी से कहना चाहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पहला देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथी, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, अब टिप्पणी कैसे लिखी जाती है, वो चीज़ें भी आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। कोपरा कोपरा क्या है, 1986 के बारे में ये जो है हमें जानकारी देनी है। ठीक, 1986 के बारे में हमें जानकारी देनी है यहाँ पर, और यहाँ ISO के बारे में भी बताना है। दोनों पर टिप्पणी करनी है। अब टिप्पणी होगी कैसी, वो समझ लो बात को। कोपरा के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं, कोपरा के बारे में 1986 में, सन 1986 में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, जिसमें सभी उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिनियम 1986 यानी कि जो आर्टिकल 1986 में ये नया कानून जो है एक बनाया गया, जिसमें COPRA के नाम से प्रसिद्ध है। कोपरा अधिनियम के केंद्र राज्य सरकार उपभोक्ता मामले अलग अलग विभागों को स्थानांतरित करने में मुख्य भूमिका का निर्वहन करते हैं। मतलब जो अलग अलग विभाग हैं, तो जितने भी अलग अलग मामले आते हैं, ठीक है, केसेस जितने भी देखे जाते हैं, वो अलग अलग तरीके से जो है ट्रांसफ़र या स्थानांतरित किए जाते हैं। समझ गए। बात करते हैं ISO के बारे में। ISO इसका पूरा नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संरचना है और विभिन्न देशों में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है। ठीक, इसकी गठन 23 फरवरी 1947 को हुआ। यह औद्योगिक वाणिज्यिक संस्थाओं को उनके मानक तय तथा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराती है। बात समझ गए। ये ISO जो है ना, ये एक औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्था है जो कि किसी चीज़ को जो है सर्टिफाइड करती है कि हाँ ये चीज़ जो है एकदम मानकों पर खरी उतर रही है और ये जो चीज़ है हमारे लिए ठीक है। समझ गए बात को। ये क्वेश्चन उम्मीद है मुझे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, देख सकते हैं। बाजार में नियम और विनियमों की जरूरत क्यों पड़ रही है, उदाहरण बताओ। चलिए आ जाइए देख लेते हैं इसे भी। बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक उपभोक्ता दोनों रूपों में होती है। देखिए हम प्रोडक्टिविटी भी जो है क्रिएट करते हैं और हम चीज़ों को खरीदते भी हैं, समझ गए। उन चीज़ों का इस्तेमाल भी हम करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। उत्पादक के रूप में कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र में कार्यरत हो सकते हैं। उपभोक्ता के रूप में हमारी भागीदारी बाजार में तब होती है जब हम अपनी ज़रूरत के अनुसार बाजार में अपनी सेवाओं को खरीदते हैं। आप सोचिए जब हम किन्हीं चीज़ों को खरीदते हैं, जैसे मान के चलो हमने गेहूँ बेचा बाज़ार में, किसान ने जब गेहूँ बाज़ार में बेचा तो किसी
जो शहर में रहने वाला व्यक्ति है उसको कभी ना कभी तो ज़रूरत पड़ी होगी ना उस चीज़ की। किस चीज़ की? गेहूँ खरीदने के लिए। तो वो खरीदेगा, उपभोग करेगा उस चीज़ का। तो प्यारे साथी वही उसी विषय में यहाँ पर बात कही गई है। तो उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए विनियमों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता हमेशा स्वयं को कमज़ोर स्थिति में पाता है। ये बात कही गई है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। एग मार्क तथा ISI चिन्ह कहाँ लगे होते हैं, कहाँ प्रयुक्त इनको जो है हम देख सकते हैं कि ये चिन्ह इस जगह पर होगा। समझ पा रहे हो? इस चिन्ह की जो प्रयुक्ति है उसके बारे में जान लेते हैं कि कहाँ होता है। समझ लेते हैं चीज़ों को। चलिए देखिए, सबसे पहली बात जो एग मार्क है, ISI जो है मार्क, प्यारे साथी ये एक चिन्ह है, प्रमाणीकरण का चिन्ह है। किसी चीज़ को प्रमाणित करता है। ठीक है, अब किस चीज़ को प्रमाणित करता है वो समझ लो। सन 1952 में ISI अधिनियम के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, समझ गए? ठीक है, ये एक ब्यूरो है, उस किसी भी पदार्थ अथवा प्रणाली के मानक स्थापित करने का अधिकार है। इसमें लगभग सभी भोज्य पदार्थ, विद्युत उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन सम्मिलित हैं। किसी भी निर्माता को अपने उत्पादन पर ISI पर चिन्ह लगाने की अनुमति तभी दी जाती है जब वो उत्पादन निर्माण प्रक्रिया में भारतीय मानकों के अनुसार तैयार किया गया है, यानी कि उन पर खरा उतरता है। देखिए ये जो चीज़ है ना, ISI, प्यारे साथी, ये इस तरीके का चिन्ह है जो इस चीज़ की पुष्टि करता है, इस चीज़ को दर्शाता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है, कोई भी उत्पाद जो है वो इस चीज़ पर खरा उतर रहा है। कोई कंपनी मान के चलो, किसी भी चीज़ की कंपनी ले लो, फैक्ट्री ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ मोबाइल के चार्जर की, मोबाइल की पिन की। तो प्यारे साथी इन पर जो है जो ISI जो मार्क है, जब वो लग के आता है, साइकिल की ले लो, किसी भी चीज़ की ले लो, तो जब ये इन चीज़ों पर मार्क लगा होता है तो वो सर्टिफाइड होते हैं कि हाँ यहाँ पर जो है मोहर लगी हुई है, जो है भारतीय मानक संस्थान ने इसको अनुमति दी है, और ये एकदम जो है भरोसेमंद चीज़ है। समझ रहे हो? इसकी वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है, देख लेना। खाद्य संसाधन इकाई को ISI चिन्ह तभी दिया जाता है जब वहाँ स्वास्थ्यकर वातावरण हो, अपने पदार्थ के परीक्षण के लिए जांच सुविधा उपलब्ध हो। समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ के बारे में जान लेते हैं। देखिए कुछ खाद्य पदार्थ जैसे जिन्हें ISI दिया जाता है, ISI दिया जाता है, शिशु दूध आहार, जैसे बच्चों का खाने का दूध है, पाउडर दूध है, कॉफ़ी पाउडर है। ठीक, समझ रहे हो? बिस्कुट, नमक, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें, बियर ब्रांड, पनीर, वेफर, ये सारी चीज़ें जो हैं इन पर सब पर ISI एक प्रकार का लगा होता है। उम्मीद है मुझे आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक, अब ISI चिन्ह जो है कहाँ कहाँ किस किस को मिलता है वो चीज़ और जान लो। वो चीज़ प्यारे साथी जैसे प्रेस हो गई, केतली हो गई, ठीक है, प्रेस हो गई, केतली हो गई, स्विच हो गया, विद्युत, और पंखा हो गया, मिक्सी, ये सारी चीज़ें जो है इन पर ISI जो है मार्क होता है। अब बात करते हैं एग मार्क की। चलिए एग मार्क के बारे में जान लेते हैं। यह भारत सरकार के विपणन या निरीक्षण द्वारा कृषि संबंधी विभिन्न उपभोक्ताओं वस्तुओं के लिए निर्यात किया गया है। ठीक, उसके बाद में प्रमाणीकरण कुछ खाद्य पदार्थ जैसे काली मिर्च, इलायची, हल्दी, जीरा, सरसों का तेल, तम्बाकू, मक्खन, घी, तेल, ये सारी चीज़ें जो है इन सब पर एक एग मार्क लगा होता है। क्या एग मार्क लगा होता है भैया? इन पर एक क्या लगा होता है? एक एग मार्क लगा होता है। क्या लगा होता है? एग मार्क। समझ गए? एक साइन होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। ठीक, इस तरीके का एक साइन होता है। और एक आपने अगर देखा हो, एक ऐसे करके, यहाँ आई होती है, यहाँ पे भी आई होती है, तो यहाँ ISI बन जाता है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं। उम्मीद है मुझे आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि टिप्पणी कीजिए मानक उत्पादों की कमी की समस्या। समस्या समस्या हमारे उपभोग की कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनका उच्च स्तरीय होना जरूरी होता है। इसके लिए सरकार ने कुछ मानक निर्धारित किए।
मानक वस्तुओं में पकड़ सुरक्षित टिकाऊ बनाए माने जाते हैं। व्यवहार में देखा जा सकता है कि जो अनावश्यक मतलब बहुत सारी आवश्यक ज़रूरत वाली वस्तुएं हैं वो मानकों के अनुरूप नहीं होती। इस स्थिति में उपभोक्ता को घटिया तथा निम्न स्तर की वस्तुएं मिलती हैं, खरीदनी पड़ती हैं। देखिए, इन चीज़ों की सरकार के द्वारा जांच करवाई जाती है कि कोई चीज़ की क्वालिटी कितनी बेस्ट है, बेटर है, और जितनी ज़्यादा जो है अगर बेस्ट क्वालिटी की चीज़ होगी तो वो लंबे समय तक चलेगी। ठीक है, तो ये बेहतर होगा। समझ गए? चलिए आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भ्रामक विज्ञापनों की समस्या। वर्तमान युग में विज्ञापन का युग है। आज सभी उत्पाद बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से अपने उत्पादों की गुणवत्ता बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। विज्ञापन यथार्थ न होकर भ्रामक होते। देखिए, कुछ आज ऐसे इस प्रकार के विज्ञापन चल रहे हैं। विज्ञापन तो भैया वो ऐसे ऐसे दिखाते हैं, बोलो जुबा केसरी। ठीक है, आप देख लो किस तरीके का ये विज्ञापन है। आप सोचिए कि आप समझ पा रहे हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, आप समझ जाइए। ठीक, दाने दाने में केसर का दम जो चलता है आज के समय में, आप सोचिए केसर इतना महंगा है, क्या वो उसमें होगा? है ना, ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, भावनाओं को भड़काया जाता है और उपभोक्ता की भावनाओं को भड़काया कर और जो है आप समझिए कि अपने उत्पाद बेचने में सफल हो जाते हैं। इससे विभिन्न भ्रामक विज्ञापनों से गुण रहित आसंक के गुणों वाले उत्पादों को बेच दिया जाता है। इन विज्ञापनों से प्रेरित होकर वस्तु को खरीदने के बाद में अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, निराश महसूस करते हैं। इससे होता क्या है प्यारे साथी, जैसे मान के चलो टीवी पर किसी चीज़ का ऐड आ गया, किसी चीज़ का ऐड आ गया और उसी ऐड को देख के हमारा जो है उसी ऐड को देख के हम भी जो है उस काम को कर रहे हैं। तो टीवी पर जो ऐड आया, मान के चलो किसी भी चीज़ से समझना चाहिए, चाहे वो साबुन सोडा चाहिए, खाने पीने की चीज़ सही, कुछ भी सही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐड वाली जो होती हैं, ठीक है, खाने की चीज़ सही, है ना, नहाने की चीज़ सही, तो ये सारी चीज़ें जो है गलत हैं एक वे में, समझ रहे हो? गलत सिद्ध होती हैं। ठीक, ठीक है, चलिए उम्मीद है मुझे आगे बढ़ जाता हूँ। अगले क्वेश्चन के उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है? चलिए, उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है? उपभोक्ता इंटरनेशनल एक वैश्विक महासंघ है जो दुनिया भर के उपभोक्ता के समूह। इसका उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत आधार के रूप में उपभोक्ता अधिकारी की रक्षा या विकास प्रसार के लिए करते हैं। समझ रहे हो? करते हैं और अधिकारों को सशक्त बनाने के लिए 100 से अधिक देशों में 200 से अधिक सदस्य संगठनों की जो है एक साथ लाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ता आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, उपभोक्ता आंदोलन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो संगठन के निर्माण में पहल की है कि जिन्हें सामान्यतः उपभोक्ता अदालत व उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। ये उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती हैं और कि किसी कैसे उपभोक्ता जो है अदालत में मुकदमा दर्ज कराए। ठीक है, और बहुत से जो अवसर हैं वो ये उपभोक्ता अदालत में उपभोक्ता प्रतिनिधित्व भी करते हैं। स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार के वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है मुझे ये पूरा का पूरा उपभोक्ता आंदोलन के ऊपर बात कही गई है कि किस तरीके से उपभोक्ता के लिए आंदोलन करने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, श्रम कानून में लचीलापन तथा कंपनियों को कैसे मदद करेगा। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर समझना क्या है, श्रम और कानून में जो लचीलापन आ रहा है, समझना क्वेश्चन को, वो कंपनियों की निम्न प्रकार से मदद करता है। पहला, कंपनी के जो श्रमिक हैं उनकी अपनी शर्तों पर रोजगार देगा। ठीक है, कंपनियां मजदूर की उत्पादकता से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है प्यारे। चलिए प्यारे साथी शुरू करते हैं फिर से। फिर क्या होता है, यहाँ पर जो कंपनियां हैं वो मजदूरी की उत्पादकता से संबंध कर सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन, देश की केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से समर्थन श्रम संगठन
कमज़ोर बन जाएंगे और वे कंपनियां अनुचित दबाव नहीं डाल सकेंगे। आगे देखते हैं। 4 कंपनियां आवश्यकता अनुसार श्रमिकों को नियुक्त कर सकेंगी और आवश्यकता न होने पर नौकरी से बाहर कर सकेंगे। इससे श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों पर श्रम कानून लागू ही नहीं होते। ऐसी कंपनियां मजदूरों को भी सब सुविधा नहीं देती जो संगठित क्षेत्रों में कार्यरत करते कंपनियां कार्यरत देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व व्यापार संगठन के बारे में जानते हैं क्या होता है। 30 अक्टूबर 1947 को विश्व में अनेक गठ यानी कि GATT नामक एक बहुपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तब से लेकर 1994 ईस्वी तक गठ के अंतर्गत वार्ताओं, ठीक है, दौर संपन्न हुए। गठ का जो 8वां दौर बहुचर्चित विवादास्पद रहा क्योंकि इसमें वस्तुओं के व्यापार के साथ साथ सेवाओं, बौद्धिक संपदाओं आदि सम्मिलित दिए जाने लगे। प्यारे साथी, जो गठ जो है, ये गठ जो शब्द है, प्यारे साथी, इसी के बारे में जो बात कही गई है। गठ शब्द जो है इससे होता क्या है, गठ से इसमें ये एक प्रकार का समझिए समझौता किया गया था। एक आप समझिए वार्ता के तौर पर देखा जाता है गठ शब्द, ठीक है। क्या नाम है इसका, गठ शब्द, ठीक है, समझ लो। अंततः 15 अप्रैल 1995 ईस्वी को मोरक्को में समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके बाद नए विषयों को भी क्या किया गया, पहले साथ ही व्यापार के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। इसको विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना की अनुशंसा की गई। अब हुआ क्या, 1 जनवरी 1995 से कार्य करना आरंभ कर दिया। जेनेवा में है इसका जो मुख्यालय, वो कहाँ है, जेनेवा में है। कहाँ है भैया, जेनेवा में है। अगला 1915 से विश्व व्यापार संगठन सदस्यता 164 हो गई। अफगानिस्तान इनका 164वां सदस्य राष्ट्र बन गया, ठीक है। अब ये काम क्या करते हैं, इनका काम और जान लोगे, इनका काम क्या होता है, समझो कार्य क्या है। WTO यानी कि वर्ल्ड, ठीक है, जो वर्ल्ड का है ना, ये पूरे वर्ल्ड के लिए होता है, संसार के लिए। विश्व व्यापार संगठन, अब विश्व व्यापार संगठन क्या कहता है, कुछ कारणों को लेकर निगम किया। जैसे पहला नंबर 1, विश्व व्यापार समझौता बहुपक्षीय व बहुवचनीय समझौते के, ठीक है, प्रशासन परिचालन हेतु सुविधा प्रदान करना, ठीक है, नंबर 1। दूसरा, व्यापार प्रशुल्क से संबंधित किसी भी भावी मामले पर मसले पर सदस्यों के बीच विचार विमर्श हेतु मंच के रूप में कार्य करना, ठीक है। अगला है विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों व प्रक्रियाओं को प्रशासित करना। व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया में संबंधित नियमों और प्रावधानों को लागू करना, ठीक, क्या करना, लागू करना। समझ गए, ये बात समझ आई कि नहीं आई, बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के बारे में समझ लेते हैं। वैश्वीकरण होता क्या, वैश्वीकरण होता क्या है, चलिए वैश्वीकरण के बारे में जाने तो देखिए, वैश्वीकरण के बारे में पूछा, वैश्वीकरण है क्या। कई तरीकों से इस क्वेश्चन को पूछा गया, एक तरीका नहीं है इसके क्वेश्चन के आने का, बहुत मेनी टाइप हैं इसके, बहुत सारे टाइप हैं, ठीक है, मेनी टाइप्स वाली ये पूछा गया है, समझे। चलिए देख लेते हैं इसको भी, क्या कह रहा है। विश्व व्यापार का जो अर्थ मतलब वैश्वीकरण, विभिन्न देशों के बीच इस संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। इस प्रकार एक देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अनेक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत हो जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था इसका अर्थ इससे भी अधिक है। भारत के संदर्भ में वैश्वीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। समझ गए, क्या क्या चीज़ सम्मिलित होती है। नंबर 1, अर्थव्यवस्था में देखो, विदेश निवेश के लिए खोलना, नियंत्रणों को धीरे धीरे कम करना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निवेश सुविधाएं प्रदान करना और मात्रात्मक प्रतिबंधों को धीरे धीरे समाप्त करना, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें आयात उदारीकरण और कार्यक्रमों को व्यापक आधार पर लागू करना, नियत संवर्धन को प्रोत्साहन करना। और ये जो औद्योगिक नीति है उसके फलस्वरूप विश्व व्यापीकरण को प्रोत्साहन भी मिला है। विदेश व्यापार घरेलू बाजार से बाजारों के मुकाबले या बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों का एक अवसर प्रदान किया जाता है। इस प्रकार उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही नहीं, अपने
उत्पादन नहीं बेच सकते बल्कि अन्य देशों के बाजारों में से भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार दूसरे देश में उत्पादित वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार और देख लेना वीडियो को। बहुत 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 मजबूत, बहुत पक्की हो जाएगी ये सवाल। चलिए, असंगठित कार्य। चलिए, असंगठित कार्य क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे। असंगठित कार्य से आप क्या समझते हैं कि नहीं, 3 समस्याओं को लिखिए। असंगठित क्षेत्र के बारे में जानते थे कि असंगठित क्षेत्र में छोटी छोटी बिखरी इकाइयाँ होती हैं जो सरकारी नियंत्रित से बाहर होती हैं। इनमें क्षेत्रक के नियम विनियम तो होते हैं मगर उनका पालन नहीं होता। समझे, इनके नियम वगैरह तो बनाए जाते हैं लेकिन इनका पालन जो है नहीं किया जाता। छोटी छोटी इसमें क्या होती हैं, इकाइयाँ सी बिखरी होती है असंगठित क्षेत्र में। ठीक है, ये चीज़ है। अब दूसरी चीज़, इनमें सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी का प्रावधान नहीं होता और ना ही रोजगार की सुरक्षा होती। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया भी जा सकता है। असंगठित का मतलब यही होता है। अब असंगठित में कौन कौन है, मुख्य समस्या क्या है असंगठित के क्षेत्र में। पहला नंबर है कि देखो, मजदूरी जो है, पुरुष व महिला श्रमिकों को कम व असमान मजदूरी दी जाती है, ये गलत है। और पुरुष और महिला श्रमिकों को उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, ये बात तो सत्य है। और उनको जो है, देखिए, जो संविदा वाला एक जो होता है केस, जिसमें क्या होता है, देखिए, उसको जो है व्यक्ति को, वो देखिए करता तो देश के लिए है, योगदान उसका देश के लिए होता है, लेकिन उस बेचारे को कोई सुविधा का लाभ नहीं दिया जाता, जो कि बिल्कुल निरर्थक है। यहाँ समझो, ये शिक्षा, चिकित्सा, आवास भी मिलने चाहिए, उनकी मजदूरी वार्षिक वृद्धि होनी चाहिए और सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ते की किस्त भी दी जानी चाहिए, ये बात भी सही है। अब सुरक्षा के बारे में जान लेते हैं। सेफ्टी क्या क्या होनी चाहिए। सभी श्रमिकों कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। कोई भी नियोक्ता मनमाने रूप से नौकरी से बाहर ना कर सके। नौकरी से निकलने की प्रक्रिया नियमानुसार होनी चाहिए। कर्मचारियों को उसके लिए उचित क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। समझ गए। कारखानों के अंदर काम करते समय जो है, घर के लौटते समय होने वाली किसी दुर्घटना के लिए क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। क्षतिपूर्ति यानी कि उसमें जो नुकसान हुआ है, ठीक है, उसके जो है भरपाई करनी चाहिए। किसको, उसी जो जो जिस जगह पर वो व्यक्ति काम कर रहा है, समझिए, उसी मालिक को। स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में जानते हैं। सभी श्रमिकों व कर्मचारियों को सेवा काल के दौरान और सेवानिवृत्त अस्वस्थ सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। नर्सों व डॉक्टरों की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, ये सारी जो है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण की आवश्यकता है। समझ गए, ये हो गया स्वास्थ्य। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी के, जो उनकी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, जिसको मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे साथी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आज तो उसका नाम जो है कुछ और ही हो गया है। जी ग्राम जी करके कुछ हो गया है, ठीक है, जी ग्राम जी, ग्राम जी जी करके इस तरीके से कुछ है नया नाम। मतलब ये जो मनरेगा है, इसी का नाम बदल दिया गया है। समझ गए, नाम ही सिर्फ बदल दिया गया है। केंद्र सरकार ने 2005 में देश के चयनित 200 जिलों में क्षेत्रों में काम अधिकार यानी कि काम का अधिकार भी लागू किया गया। और यहाँ इस कानून को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भी कहते हैं। इस कानून को बनाने का उद्देश्य लोगों को जो करने योग्य हैं तथा जिन्हें कार्य करने की जरूरत है, सरकार द्वारा 100 दिनों के रोजगार का आश्वासन दिया है। यदि सरकार उद्देश्य की प्राप्ति में सफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगार भत्ता देगी, ये बात कही गई है। अच्छा, इन इन कानूनों में को वर्तमान देश में समस्त जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रख दिया गया। ये तो ठीक है, लेकिन आज भी नाम बदल गया। आज क्या हो गया, जी राम जी करके है, ठीक है। तो ये जो है इसका नाम बदल दिया गया है, ठीक है, अभी बदला है रिसेंटली, ठीक है, ध्यान रखना। इस अधिनियम के अंतर्गत इस तरह के कार्यों को वरीयता दी जाती है जिससे मनुष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। समझ गए ये क्वेश्चन। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, सुन आगे प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्र कौन कौन से बताइए। जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं प्यारे साथी, उनमें 3 क्षेत्र कौन कौन से बन जाते हैं वो देख लो। देखिए, पहले क्षेत्र के बारे में कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन पहले क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं,
देखिए प्राथमिक और द्वितीयक को समझते हैं पहले। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर आधारित गतिविधियों को अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए कपास, दूध, खनिज, अयस्क प्रकार जो हैं, ये सारी चीज़ें जो है प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। समझ गए? ये जितनी भी गतिविधियाँ हैं। दूसरा आता है द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्र में वे गतिविधियाँ आती हैं जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूपों में बदल दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कपास के पौधे से जो रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे सूत कातना, कपड़ा बुनना, ये सारे काम होते हैं इससे कपास से। गन्ना से चीनी गुड़ बनना, मिट्टी से ईंटों व भवन का बनना, ये सारे जो हैं द्वितीयक क्षेत्रक में ही आते हैं। चलिए तृतीयक क्षेत्रक के बारे में जानते हैं। उपरोक्त दोनों ही क्षेत्रों से अलग हैं ये, और ये जो गतिविधियाँ हैं वो प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियाँ स्वयं जो है वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, मगर वस्तुओं के उत्पादन में मदद जरूर करती है। जैसे परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार, तृतीय गतिविधि के ही उदाहरण हैं। समझ गए? और यहाँ सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसे ही सेवाएं भी हैं, जैसे वस्तुएं उत्पादन में सहायता करती हैं, जैसे शिक्षक हो गए, डॉक्टर हो गए, धोबी, नाई, मुची, ये जितने भी लोग हैं, लेखाकर्मी, और जितने भी चीज़ें हैं प्यारे साथी, ये सब जो है हमारा जो है मदद, सारी चीज़ें जितनी भी लोग हैं, ये तृतीय क्षेत्र में जो आते हैं, शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, सारी चीज़ हमारी जो है मदद करती हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि कैसे की जा सकती है? शहरी क्षेत्रों में भैया देखिए, कुटीर लघु पैमाने पर नए नए उद्योग स्थापित किए जाएं। पुराने उद्योगों का जो है विस्तार किया, जो पुराने उद्योग चल रहे हैं उनको थोड़ा बड़ा किया जाए बस। दूसरी चीज़ है भैया, शहरी लोगों को सस्ते ब्याज पर बैंकों से ऋण दिया जाए। उन्हें नए नए काम जैसे फुटवियर। हाँ, तो यहाँ पर देखिए शहरी लोगों के जो सस्ते ब्याज हैं, जो है बैंकों पर ऋण देकर उन्हें नए नए फुटवियर, भवन निर्माण, इस तरीके के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। ठीक है, अगर हमें वाकई में शहरी क्षेत्रों में रोजगार लाना है तो शहरों में बड़ी बड़ी संख्या में सार्वजनिक निर्माण कार्य कराए जाने, जैसे सड़कें, पार्क, पुल, नालियाँ, मार्ग, उपमार्ग, ये सारी चीज़ों की गतिविधियाँ का विस्तार अति आवश्यक है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है चौथा, शहरों में सार्वजनिक सुविधाएं व सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ठीक है, विद्युत, संचार, बैंकिंग, बीमा, इस तरीके की सुविधाएं बहुत जरूरी हैं। इससे भी जो है रोजगार के अवसर बनते हैं। निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उपयुक्त सभी जितने भी हैं वो सारे के सारे पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है रोजगार के क्षेत्र में। उम्मीद है समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर क्या है, दोनों को समझते हैं। चलिए आइए समझते हैं दोनों को, संगठित और असंगठित। देखिए सबसे पहली बात आती है अंतर का आधार भी देखेंगे। नंबर एक, अर्थ के आधार पर अगर हम देखें तो असंगठित क्षेत्र का जो है वो छोटी छोटी बिखरी हुई इकाइयों से है, और जो संगठित है उसका मतलब है उद्यम या कार्य के स्थान से, जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है। दूसरी चीज, नियम और विनियम के आधार पर इस क्षेत्र के नियम और विनियम होते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं किया जाता। इस क्षेत्र में सरकारी नियम व विनियमों का पालन किया जाता है। जो संगठित होते हैं ना, उन सब में जो है नियमों को सरकार के हिसाब से ही चलती हैं ये। ठीक है, कोई भी जैसे मान लीजिए नौकरी करने गए तो वहाँ पे कोई निकाल नहीं सकता संगठित में, लेकिन असंगठित में हमारी जो है नहीं चलती। समझ गए? अगला, रोजगार की शर्तें। रोजगार की शर्तें कैसी हैं? शर्तें जो है अनियमित हैं, और रोजगार की शर्तें नियमित हैं। इसमें आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, या हम कह सकते हैं जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय आय दीर्घकाल में बढ़ती है। कुछ अर्थशास्त्री आर्थिक विकास को एक ऐसी प्रक्रिया मानते हैं जिससे देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। लेकिन अधिकांश अर्थशास्त्री ये मानते हैं, क्या व्याख्याओं को अपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा देश में सेवाओं में उत्पादन वृद्धि होती है, साथ ही साथ जनसाधन के माध्यम से भौतिक कल्याण में वृद्धि होती है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले की ओर बढ़ते हैं। परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वहाँ से उठाया मैंने, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से उठाया। ये प्यारे साथी इंपॉर्टेंट है। भारत के लोग, पांचवा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आप देख लेना बुक में। ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पहले क्या संभावनाएं हो सकती हैं? समझिए, परंपरागत स्रोत और
गैर परंपरागत स्रोत, ठीक है। दोनों को समझेंगे। चलिए आइए सबसे पहले परंपरागत के बारे में बात करते हैं। परंपरागत स्रोत क्या है? जैसे मानव संसाधन, पशु संसाधन, कोयला, विद्युत ताप, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें, परमाणु शक्ति, ये परंपरागत स्रोत के तौर पर देखे जाते हैं। मगर गैर परंपरागत की बात करें तो गैर में आते हैं पवन ऊर्जा, ठीक, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, जितनी भी चीजें, सौर ऊर्जा, ये गैर परंपरागत आते हैं, ठीक है। ठीक है। आज से 50 वर्ष बाद संभवतः ऊर्जा के कुछ स्रोतों पर भारी संकट होगा। पेट्रोल डीजल उत्पादों की मांग बहुत अधिक होगी, देश के लिए उनकी आपूर्ति कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। अपने प्राकृतिक संसाधनों द्वारा पूर्ति न कर पाने के साथ साथ विभिन्न इनकी भंडार की कमी हो जाएगी। जैसे मान चलो पेट्रोल डीजल का जिस तरीके से खपत हो रही है आज के समय में, पेट्रोल और डीजल की जो खपत है उस हिसाब से अगर हम देखें तो पेट्रोल और जो डीजल है वो बहुत ज़्यादा जो है महंगा हो रहा है, और प्लस खपत भी लोग ज़्यादा कर रहे हैं फिर भी, ठीक। छोटे छोटे कामों के लिए पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करना भी हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होगा, क्योंकि ये चीज़ें ज़मीन से खोद कर निकाली जाती हैं और ज़मीन में फिर ये चीज़ें सीमित मात्रा में, ये नहीं है कि असीमित है तो जितना मन में उतना खर्च करो, ऐसा नहीं है। ये सीमित मात्रा में, तो इसी हिसाब से हमें भी इस्तेमाल में लेना इनको चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय आय, कुछ क्वेश्चन रह गए, एक दो क्वेश्चन अभी निपटाते हैं इन्हें। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर होता है? जिस प्रकार किसी उत्पादन की इकाई को वास्तविक उत्पत्ति का अनुमान प्रति वर्ष लगाया जाता है, वैसे ही किसी राष्ट्रीय व्यक्ति की समस्त उत्पत्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी तरीके से राष्ट्र की आय या राष्ट्रीय लाभांश कहलाते, जबकि राष्ट्र की आय जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाती है। अगर मान के चलो तुम्हें हर व्यक्ति की एक आय निकालनी है, प्रति व्यक्ति आय, तो आपको पूरे राष्ट्र की जो नेशनल इनकम है उसमें जनसंख्या से भाग दे देना है, तो आप समझ लीजिए कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो निकल आएगी। उम्मीद है मुझे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, ये आ जाता है पेपर में, जैसे मानव विकास और मानव आर्थिक विकास और मानव विकास में अंतर क्या है? आर्थिक विकास मानव विकास में अंतर समझते हैं। नंबर एक देखें तो आर्थिक विकास एक संकीर्ण पक्ष है, क्योंकि इसमें न केवल वित्तीय पक्ष को ही सम्मिलित किया जाता है। दूसरा, मानव विकास देखोगे तो उसमें विकास का व्यापक पक्ष है, क्योंकि इसमें वित्तीय पक्ष के साथ साथ गैर वित्तीय पक्षों का भी सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत केवल मात्रात्मक विकास सम्मिलित होता है। इसके अंतर्गत मात्रात्मक विकास के साथ साथ गुणात्मक पक्ष भी सम्मिलित होता है। समझ गए? मानव विकास की प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य है ये, और मानव विकास की प्रक्रिया का एक साधन है ये, छोटा सा, समझ गए ये वाला। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की और आखिरी क्वेश्चन को खत्म करते हैं, इसके बाद द एंड हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक जरूर से कर दो प्यारे साथी, शेयर भी कर दो, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी मैं आपको अपनी क्लास आपको ले रहा हूँ, दे रहा हूँ आपको क्लास, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आखिरी देख लेते हैं। विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का निम्नीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करती है? अगर कोई सीमा है तो बताइए क्या है। नंबर एक, सबसे पहले समझते हैं क्या है। विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करती है। विश्व की विकास रिपोर्ट 2017 में देश का वैश्वीकरण करने में इसकी मापदंड प्रक्रिया है। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 12,056 डॉलर प्रति वर्ष है, उससे अधिक है, तो वो देश समृद्धशाली माने जाते हैं। मतलब जिनकी 1200 डॉलर कह दो, सॉरी 12,000 डॉलर कह दो, तो उससे ऊपर होगी ना, तो समझ लो वो ठीक है, समृद्ध है, एकदम ठीक ठाक है। जिनकी प्रति व्यक्ति आय 995 डॉलर प्रति वर्ष से गिर गई है, कम है, तो वो सब जो देश है वो निम्न आय में माने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मैटर करती है। इसकी सीमा क्या क्या है मापदंड की। नंबर एक, व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े आय के वितरण के बारे में कुछ नहीं बताते। नंबर दो, प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद संभव हो सकता है कि कुछ लोग अत्यधिक धनी हो, अधिकांश लोग अत्यधिक निर्धन हो, ऐसा भी हो सकता है, और यही हो रहा है, हकीकत तो यही है, ठीक है। कुछ लोगों के पास इतना धन है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ लोग तो आज के समय में हमारे देश में जो है उनके पास बेचारों को 2 वक्त का खाना जो है नसीब नहीं हो पा रहा है। गरीबी इस लेवल की भी है आज, गरीबी इस लेवल की है प्यारे भाई। प्रति व्यक्ति आय का जो जन कल्याण में वृद्धि जो है करती है, वो बहुत ही अभिसूचक नहीं है, समझ गए। और यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना आप,
समझ गए? उम्मीद है मुझे आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। इसी के साथ-साथ समाप्त करते हैं आज की इस क्लास को प्यारे साथी। शेयर ज़रूर कर दें और ये लाइव क्लास थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।